प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा। कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और शुभारंभ। महाराष्ट्र को आज मिलेगा 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा। पीएम करेंगे मुंबई मेट्रो की येलो और रेड लाइन का शुभारंभ। मेट्रो की सवारी भी करेंगे पीएम। केरल में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन आज। डिजिटल हेल्थ में इनोवेशन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज समेत हेल्थ केयर सर्विसेज में सुधार लाने पर होगी चर्चा। योग का महत्व समझाने के लिए डेलीगेट्स के लिए रखा गया योग सत्र। कार्यकाल विस्तार के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पहला पश्चिम बंगाल दौरा। आज नदिया में करेंगे जनसभा। संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी होगी अहम बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर। कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान होगी दोनों देशों के साझा हितों पर बातचीत। न्यूजीलैंड में अगले महीने प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगी जेसिंका अर्डन। अक्टूबर में होने वाले आम चुनाव से भी दूर रहने का लिया फैसला। और हॉकी वर्ल्ड कप में आज ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत और वेल्स की भिड़ंत। मलेशिया और न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और चिली के बीच भी होंगे मुकाबले। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले कर्नाटक जाएंगे, जहां वो सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित तकरीबन 10,800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और साथ ही साथ उद्घाटन करेंगे। आइए देखते हैं क्या है पूरा कार्यक्रम। कर्नाटक की 1 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री कुल 10,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री यादगीर और उसके बाद कलबुर्गी की यात्रा करेंगे। यादगीर जिले के कोडेकल में सिंचाई परियोजना के आधुनिकीकरण का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं यादगीर बहुग्राम पेयजल आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के 65.5 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हिस्से का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। इसकी लागत 2,000 करोड़ रुपए की होगी। वहीं दूसरी ओर हाल में ही घोषित राजस्व व गांवों के पात्र लाभार्थियों को कलबुर्गी जिले के मलखेड़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मालिकाना हक भी वितरित करेंगे। निश्चित तौर पर हक्का पत्र मिलने के बाद एक डेवलपमेंट का काम होगा। इनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था यहां पर की जाएगी और यहां पर बिजली हालांकि अभी तक यहां आई हुई है, लेकिन जिन इलाकों के अंदर अभी भी जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने का काम होगा। तो एक सबसे अच्छी बात यही है कि बंजारा समाज के ये लोग आदिवासी इलाके के अंदर ये रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के ये लोग हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कर्नाटक के अंदर 50,000 से ज्यादा लोगों को ये हक्का पत्र मिलेंगे। साथ ही वे कलबुर्गी में सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के 71 किलोमीटर लंबे खंड का शिलान्यास भी करेंगे। इस खंड की प्रस्तावित लागत 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। Honorable PM Modi ji is visiting Kalburgi on 19th of this month. Honorable PM will be inaugurating the Sagarmala project of the Kalburgi division. दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री कलबुर्गी जिले के मलखेड़ में पहुंचेंगे, जहां वे 5 जिलों के ऐसे 1475 गैर पंजीकृत बस्तियों के 50,000 लाभार्थियों को डीड वितरित करेंगे, जिन्हें हाल में ही नए राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया गया है। सरकारी योजनाओं को 100% साकार किए जाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप ही ये कदम उठाया गया है।
हक पत्र मिल रहा है तो हमारे को बहुत खुशी है। आगे भी हमारे को सरकार इतना अनुकूल करके दिया तो बस हमारे को हम लोग को हक पत्र मिलने वाला है। हाँ, गरीबों को, हमारे को, सबको हमारे को देखभाल करे तो हमारे को भी बहुत अच्छा। ये तो बहुत दिनों से थे लेकिन इतना दिन से नहीं मिला था, अभी मिल रहे तो बराबर है। प्रधानमंत्री यादगीर जिले में बहुग्राम पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे। इसके तहत 117 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। ये 2050 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की परियोजना है। इसके बन जाने से 700 से अधिक ग्रामीण बस्तियों और यादगीर जिले के 3 शहरों के लगभग 2,30,000 घरों को पीने योग्य पानी उपलब्ध होगा। जल जीवन मिशन के अंदर यादगीर जिले में मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम का कार्यक्रम है। ये लगभग 2004 करोड़ में ये योजना काम शुरू होने वाला है। नारायणपुर डैम से जलधारा योजना में हमारा डिस्ट्रिक्ट को टोटल 2004 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बल्क वाटर सप्लाई और हर गांव को भी ऐसा कोई गांव नहीं है यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में वो गांव को पानी नहीं पहुंचता। वहीं प्रधानमंत्री यादगिरी में ही नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के विस्तारीकरण, पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। 10,000 क्यूसेक क्षमता वाली नहर परियोजना से 4,50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। ओवरऑल 3,70,000 बेनिफिशियरी है और 4,50,000 इरिगेशन एरिया को ये प्रोजेक्ट कवर किया है और 4,500 ऑटोमेटेड गेट्स स्काडा प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया है। अभी वो टेल एंड फार्मर्स को पानी पहुंच रहे हैं इसके वजह से। पहले पानी नहीं आ रहे थे ना काड़ा गेट से, अभी पानी आया, किसान लोगों उनको पानी आ रहे हैं ना, बहुत खुशी हो रही है। इससे यादगीर के अलावा विजयपुर और कलबुर्गी जिले के तकरीबन 560 गांवों के 3 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पराक्रम की पराकाष्ठा कर अगले 25 सालों में वो तमाम सारे काम करने हैं जो अब तक देश में नहीं हो पाए हैं। यादगीर से आदित्य श्रीवास्तव और कलबुर्गी से अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कर्नाटक को विकास की सौगात सौंपकर पीएम मोदी आज महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में लगभग 38,800 करोड़ रुपए की कई विकास पहलों का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन करेंगे और मेट्रो की सवारी भी करेंगे। इसके अलावा पीएम 7 सीवेज शोधन संयंत्रों, सड़क पक्कीकरण परियोजना और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। आवाजाही के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित मुंबई मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। येलो लाइन जो कि दहिसर ईस्ट से डीएनए नगर को जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। वहीं 16 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेड लाइन जो कि दहिसर ईस्ट को अंधेरी ईस्ट से जोड़ेगी, इसे भी प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही इन दोनों लाइनों की आधारशिला रखी थी। इन दोनों लाइनों को तैयार करने में तकरीबन 12,600 करोड़ रुपए की लागत आई है। पहले बार मुंबई में एक मेट्रो नेटवर्क का काम अभी हो रहा है। पहले आइसोलेटेड एक लाइन था और फेज 1 का वो भी आइसोलेटेड थे और एक लाइन से दूसरा लाइन का जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी और आज एनडीआरएफ का स्थापना दिवस है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर संबोधित कर रहे हैं। ये सीधे चलते हैं। मुझे यह बताने में गर्व होता है कि एनडीआरएफ को किसी भी आपदा की सूचना मिलती है तो वह 3 मिनट में प्रस्थान के लिए वह अपने को सक्षम बना रखा है और तुरंत ही आपदा वाले क्षेत्र में वह पहुंचने में समर्थ होता है। एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम प्रत्येक दिन, प्रत्येक बल 24 घंटे कार्यरत है। आपदा के समय में कंट्रोल रूम के माध्यम से एनडीआरएफ के अधिकारियों के द्वारा, जवानों के द्वारा जो राज्यों से या आपदा क्षेत्र के लोगों से जो कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, यह अद्भुत है और इसका
इतना अच्छा अभ्यास है समन्वय का, जिसके से आपदा प्रबंधन सूचनाओं के आदान प्रदान प्रभावी तरीके से होता है। एनडीआरएफ देश का एकमात्र ऐसा बल है जो देश के किसी भी क्षेत्र में आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए बहुकुशल बचावकर्मी, उच्च तकनीक तथा आधुनिक उपकरणों के साथ कम से कम समय में पहुंचता है। इसके लिए सभी प्रकार की आपदाओं के लिए प्रभावी समय में अपनी विशेष प्रतिक्रिया के कारण यह बल आपदा प्रतिक्रिया का सबसे प्रसिद्ध और चर्चित नाम से बना हुआ है और इसकी पहचान इसी रूप में इसकी हुई है। चक्रवाती तूफान, इमारत के ढहने, बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन, ट्रेन की दुर्घटनाओं आदि जैसी कई दुर्घटनाओं के दौरान एनडीआरएफ द्वारा प्रदर्शित क्षमता को प्रत्येक स्तर पर सराहा जा रहा है। एनडीआरएफ स्थानीय स्तर पर नागरिकों को बेहतर ढंग से तैयार करने हेतु विभिन्न जन जागरूकता अभियानों और विद्यालय सुरक्षा अभियानों के माध्यम से अपना योगदान प्रदान कर रहा है। एनडीआरएफ ने नेहरू युवा केंद्र संगठन के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर डिजास्टर रिस्पांस टीम विकसित करने के लिए देश में मल्टी हैजार्ड जिलों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शुरू किया है। अब तक एनडीआरएफ अपनी सभी बटालियनों और रीजनल रिस्पांस सेंटर में 10,000 से अधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर चुका है तथा वर्ष 2024 तक 70,000 से अधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष इस बल द्वारा आयोजित राज्यों के आपदा से जुड़े संगठनों के क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन हुआ था, जिसमें देश के लगभग सभी राज्यों के आपदा से संबंधित प्रतिनिधियों के समक्ष अपनी विषयों के साथ एनडीआरएफ ने बड़ी कुशलता से और तन्मयता से रखा। मुझे विश्वास है कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर देश के आपदा तंत्र को और मजबूत और बेहतर बना पाएंगे, जिसके लिए एनडीआरएफ द्वारा एसडीआरएफ विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एसडीआरएफ की सभी बुनियादी आवश्यकताओं को संज्ञान में लेते हुए एसडीआरएफ को और अधिक मजबूत बनाना तथा राज्यों को प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। एनडीआरएफ इसके लिए धन्यवाद का पात्र है कि राज्यों से संपर्क कर और राज्यों को उत्साहित कर आपदाओं प्रबंधन में राज्यों की क्षमता की जो आवश्यकताएं हैं उससे प्रेरित कर एनडीआरएफ ने एसडीआरएफ को बहुत सारी मुद्दों पर सहयोग भी किया है और उस सहयोग से राज्यों का एसडीआरएफ काफी मजबूत होने की ओर अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आपदा प्रबंधन को लेकर अत्यंत गंभीर रहे और समय समय पर इस विषय पर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने वर्ष 2016 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रियों के सम्मेलन में 10 सूत्रीय एजेंडा दिए थे, जो आपदा के क्षेत्र में हम सब का मार्गदर्शन हो रहा है। 10 सूत्रीय एजेंडा के विषय में मैं बहुत विस्तृत नहीं कहूंगा, लेकिन किसी को आपदा प्रबंधन के किसी भी अवयव को ढूंढना हो और उसमें समस्याओं के समाधान जिसमें देखना हो, तो मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वह 10 सूत्रीय एजेंडे आपदा प्रबंधन का एक ग्रंथ है, एक महामंत्र है और उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसका अभ्यास कर, जिसका अमल कर विगत वर्षों में आपदा प्रबंधन में काफी मदद मिला है। छोटे छोटे चीजों, आप स्थानीय स्तर की सभी संसाधनों का उपयोग करना, अपने शिक्षा के क्षेत्रों में जहां तक हो सके
आपदा प्रबंधन के विषय में जानकारी देना, उस विषय का समावेश करना। जिस क्षेत्र के जिस स्वभाव का आपदा आता है तो उसकी पहचान स्थानीय लोगों के पास उनका अनुभव जो होता है उससे भी प्रेरणा लेकर बहुत सारी आपदाओं को हम कम कर सकते हैं। मैं समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण कैसा है। कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीज हमारे सामने हो तभी हम किसी चीज के लिए आगे बढ़ सकते हैं या उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एनडीआरएफ की स्थापना दिवस है आज, और इस मौके पर वो इस कार्यक्रम को, बहुत ही खास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इसकी स्थापना साल 2006 में हुई थी और 18वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, और इसी विशेष मौके पर गृह राज्य मंत्री कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे, और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री मुंबई भी जाने वाले हैं, महाराष्ट्र भी जाने वाले हैं। वहां क्या कुछ कार्यक्रम है उसको बता दें तो कर्नाटक को विकास की सौगात सौंपकर पीएम मोदी आज महाराष्ट्र का भी दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में लगभग 38,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास पहलों का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का भी उद्घाटन करेंगे और मेट्रो की सवारी भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 7 सीवेज शोधन संयंत्रों, सड़क पक्कीकरण परियोजना और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। शहर में आवाजाही के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित मुंबई मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। येलो लाइन, जो कि दहिसर ईस्ट से डीएनए नगर को जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। वहीं 16 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेड लाइन, जो कि दहिसर ईस्ट को अंधेरी ईस्ट से जोड़ेगी, इसे भी प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही इन दोनों लाइनों की आधारशिला रखी थी। इन दोनों लाइनों को तैयार करने में तकरीबन 12,600 करोड़ रुपए की लागत आई है। पहले बार मुंबई में एक मेट्रो नेटवर्क का काम अभी हो रहा है। पहले आइसोलेटेड एक लाइन था और फेज़ 1 का वो भी आइसोलेटेड थे, और एक लाइन से दूसरा लाइन का जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी टोटल मेट्रो नेटवर्क 2A, 7 और 3 लाइन नंबर 1 तीनों मिलके एक नेटवर्क तैयार हो रहा है, और उसका रिजल्ट पब्लिक को, आम जनता को ये मिलने वाला है कि नॉर्थ साउथ प्रवास होने वाला है, सफ़र हो सकता है, और ईस्ट वेस्ट का भी सफर होने वाला है। प्रधानमंत्री मुंबई वन मोबाइल ऐप की शुरुआत करेंगे। यह मोबाइल ऐप यात्रा को सुगम बनाएगा। इसे मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर दिखाया जा सकता है, और यह यूपीआई के माध्यम से टिकट खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान में सहायता भी करेगा। मुंबई में स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली इंफ्रा परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। 7 सीवेज प्लांटों की अनुमानित लागत लगभग 17,200 करोड़ रुपए की होगी। ये मलाड, भांडुप, वर्सोवा, घाटकोपर, बांद्रा, धारावी और वर्ली में स्थापित किए जाएंगे, जिनकी संयुक्त क्षमता लगभग 2,460 mld की होगी। इसके अलावा बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। यह पहल लोगों को स्वास्थ्य जांच, दवाएं, जांच और निदान जैसी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मुंबई में 3 अस्पतालों, 360 बिस्तरों वाले भांडुप मल्टी स्पेशलिटी म्युनिसिपल अस्पताल, 306 बिस्तर वाले सिद्धार्थ नगर अस्पताल और गोरेगांव पश्चिम के 152 बिस्तर वाले ओशिवारा मैटरनिटी होम के पुनर्विकास के लिए भी आधारशिला रखेंगे। एज अ मुंबईकर आपने देखा होगा, कोविड के टाइम में लोगों के लिए बेड अवेलेबल नहीं थे, लोगों के लिए आईसीयू बेड भी अवेलेबल नहीं थे, उनको कितनी सारी दिक्कतें की है। और जिस तरीके से शिवसेना ने 23 साल 25 साल यहाँ पे जो राज किया, भ्रष्टाचार किया है यहाँ पे, ये हर मुंबईकर जानता है। तो हम युवाओं को आशा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से यहाँ का मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल हो या रोड हो, सब अच्छे होंगे और मुंबई को नई सौगात मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सड़क निर्माण परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें 6,100 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके तहत मुंबई की 400 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया जाएगा। बीएमसी रास्ते रिपेयरिंग करती थी और हर साल वही के वही खड्डे हो जाते थे। ये रास्ते जो बन रहे हैं वो मुंबई के 400 रास्ते एक साथ बन रहे हैं और वो कंक्रीट और सीमेंट से बन रहे हैं, जिससे
कई सालों तक हमको रास्ते खड्डे मुक्त मिलेंगे। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। इसे 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के स्वीकृत ऋणों का हस्तांतरण भी शुरू करेंगे। मुंबई से शिशिर सेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ को उसके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि एनडीआरएफ को स्थापना दिवस की बधाई। वो सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोगों की सहायता करने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। एनडीआरएफ की वीरता प्रशंसनीय है। भारत आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रयास कर रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनडीआरएफ को उसके स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि एनडीआरएफ के बहादुरों को स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। एनडीआरएफ की यात्रा साहस और उत्कृष्टता के अनुकरणीय कार्यों से भरपूर है। खुद की परवाह किए बगैर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं। केरल के तिरुवनंतपुरम में चल रही G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। बैठक में आज चर्चा का विषय है डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कैसे सहयोग हो और हेल्थ केयर सर्विसेज में कैसे सुधार लाया जाए। इसी के साथ G20 के हेल्थ एजेंडा पर आज चर्चा संपन्न हो जाएगी। इसके बाद मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पर साइड इवेंट्स का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार करेंगी। उसके बाद प्रतिनिधि किम्स हेल्थ हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। वहीं प्रतिनिधि आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज भी जाएंगे और केरल की कला और संस्कृति से रूबरू होंगे। और तिरुवनंतपुरम में G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक से इतर योग सत्र का आयोजन किया गया। हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह ने इस योग सत्र का जायजा लिया। समंदर का किनारा हो और दिन की शुरुआत योग से हो, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, तिरुवनंतपुरम का एक खूबसूरत कोलम बीच है और आप देख रहे हैं कि यहाँ G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप में आए डेलीगेट्स योग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत जो 1 घंटे का योग प्रोटोकॉल है वो इनको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। आयुष मंत्रालय इस योग सत्र का आयोजन किया है और उनके इंस्ट्रक्टर सिखा रहे हैं कि किस तरीके से योग आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके पीछे मकसद यही है कि G20 के जरिए दुनिया भर में मैसेज आए कि लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं तो वो निरोग रहते हैं। 3 दिन की जो ये बैठक है इसमें काफ़ी नेगोशिएशन होता है, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो उससे समय निकाल करके आज सुबह योग अभ्यास कराया जा रहा है डेलीगेट्स को ताकि वो तरोताजा रहें, तनाव मुक्त रहें। जो संदेश है G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप का कि होलिस्टिक हेल्थ पर खासा जोर दिया जा रहा है। केरल की ये धरती आयुर्वेद और योग की धरती है और ये जो डेलीगेट्स हैं यहाँ योग कर रहे हैं और ये संदेश पूरी दुनिया में जाएगा कि अगर आप अपने जीवन में योग अपनाते हैं तो निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। कैमरामैन एम ए खान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, तिरुवनंतपुरम, केरल। और तिरुवनंतपुरम में G20 की बैठक के दौरान हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह ने WHO के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से खास बातचीत की। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने सस्ती दवाओं की उपलब्धता पर जोर देते हुए कहा कि भारत ने हमेशा से ही संकट के वक्त अन्य देशों को दवाएं मुहैया कराती रहती है। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में बहुत ही अहम मुद्दा है कि कैसे सस्ती दवाएं और डायग्नोस्टिक टूल जो है सबको उपलब्ध हो, ग्लोबल साउथ की कंट्री हैं उनको उपलब्ध हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट रही हैं WHO की। बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पे एड्रेस रहा है
फार्मा को लेकर के किस तरह की बातचीत हुई, क्या सहमति बनती दिख रही? ये फर्स्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग में काफ़ी प्रपोजल पेश किए गए भारत की तरफ से। इनवाइटेड स्पीकर्स ने प्रेजेंटेशंस करी कई सारे टॉपिक्स के ऊपर। अब आगे जो 3-4 मीटिंग्स और होंगी इस वर्किंग ग्रुप में, वहाँ पे जाके कॉन्क्रीट हो जाएंगी ये प्रपोजल्स। भारत ने कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि दुनिया के कई देशों को वैक्सीन भी पहुंचाई, दवाई पहुंचाई। उस वक्त आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थी, WHO की पोस्ट पे थी। आपने क्या देखा, किस तरीके से और आगे बढ़ने की जरूरत है? नॉर्मल टाइम्स में ही भारत से बहुत जेनेरिक दवाइयाँ और वैक्सीन्स जाती हैं दुनिया भर में। गावी और यूनिसेफ वगैरह, उनकी 60% 70% प्रोक्योरमेंट भारत से होती। तो काफ़ी उम्मीद थी कि कोवैक्स की ज़्यादातर डोजेस जो हैं वो भारत से आएंगी। तो शुरू में इंडिया ने काफ़ी वैक्सीन, मैत्री में काफ़ी देशों को वैक्सीन भेजी थी, जिससे वो बहुत आभारी थे और अभी भी उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे जाके यही देखना पड़ेगा कि वाइल इंडिया मेन सप्लायर हो सकती है, क्योंकि हमारी जो कंपनीज हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिटी की दवाइयाँ और वैक्सीन बनाती हैं। डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन में भारत ने कोविन को एक तरह से पब्लिक डिजिटल हेल्थ गुड घोषित किया कि कोई भी देश अपना सकता है। उस तरह से ई संजीवनी भी ऑफर कर रहा है भारत। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको जो बाकी दूसरे देश के लोग जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं उसको ट्रांसफर कर सकते हैं? किस तरह से देख रहे हैं आप? ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है, कोविन है, जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, इंडिया में यूज़ हो चुकी है, उसके अच्छे बेनिफिट्स दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि कई देश ऐसे होंगे, पर्टिकुलरली अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में, जो इस टेक्नोलॉजी को बड़े खुशी से अपनाएंगे। उनके लिए टाइम भी बच जाएगा, दोबारा डेवलप नहीं करना पड़ेगा, तो हम टेक्निकल असिस्टेंस भी दे पाएंगे। इसमें WHO भी काफ़ी भारत के साथ काम कर रही है। भारत होलिस्टिक हेल्थ पे, समग्र स्वास्थ्य पे ध्यान देता है और यही वजह है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो, बल्कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है वो जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के देश हैं उनको भी इसका फायदा मिले, और यही भारत की प्रायोरिटी है। भारत इसी को G20 में लगातार पुश कर रहा है। कैमरामैन MA खान के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, तिरुवनंतपुरम, केरल। और मोटे अनाज को देश और विदेश में लोकप्रियता दिलाने के मकसद से अंतर्राष्ट्रीय समारोह में मिलेट्स का, मोटे अनाज का उपयोग अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में मिलेट्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन में देशी विदेशी मेहमानों के लिए पूरा खाना मिलेट्स पर आधारित ही बनाया गया। पोषण की गुणवत्ता के कारण ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेन्यू का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मिलेट्स के स्वाद को आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी अजय मिश्र। साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट में इस वक्त आप देखें तो ITC ने खास तौर पर जो ये पूरा का पूरा कोर्स तैयार किया है वो मिलेट के ऊपर आधारित है। इधर आप स्टार्टर्स देखें तो स्टार्टर्स भी पूरी तरह से मिलेट्स के बने हुए हैं, जिसको लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मिलेट्स को काफ़ी पोषण से भरा हुआ माना जाता है, प्रोटीन और कैल्शियम से रिच माना जाता है और इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। अब मेन कोर्स में भी हम देखें तो बहुत सारे जो आइटम्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो मिलेट बेस्ड हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया जाए और इंटरनेशनल लुक दिया जाए। मेरे साथ ITC के शेफ़, जो हेड शेफ़ हैं, मनीषा वसीन जी हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद मैम। कितना चैलेंजिंग था मिलेट को यूज़ करना ऑल मिलेट डिनर के लिए? तो ITC होटल्स के लिए हमने तो मिलेट काफ़ी सालों से शुरू किया हुआ है अपने मेन्यू में। खाली हमने देखा कि कैसे इसको इंटरेस्टिंगली इनकॉर्पोरेट करें अपने मेन्यू में। हमने इसको वेस्टर्न में भी डाला, इंडियन में भी डाला, इसका हलीम भी बनाया, इसका पैनकेक्स भी बनाया। तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इंटरेस्टिंग बट नॉट डिफिकल्ट। जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, अभी बहुत सारे डिप्लोमेट्स भी हैं यहाँ पर, वो किस तरह से इसको ले रहे हैं? बिकॉज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, थोड़ा सा हम ग्लोबल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि एक और नए तरीके से मिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलेट इज़ द वे फॉरवर्ड एक्चुअली, क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे पानी की स्केर्सिटी है और हमको बाय 2050 ऑलमोस्ट सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल वी हैव टू फीड मोर। तो मिलेट इज़ द बेस्ट आंसर टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मिलेट कम पानी में उगता है। गेहूं और चावल की तरह इतना पानी की इसको ज़रूरत नहीं है। और जब हम इसका जैसे रिजोटो बनाते हैं जो इंटरनेशनल फूड है, या इसका पास्ता बनाते हैं, इसका खाउसवे बनाते हैं, तो इंटरनेशनल फ्लेवर आ गया है। तो वी हैव शोन दैट यू कैन यूज़ मिलेट, इंडियन ग्रेन, फॉर एन इंटरेस्टिंग ग्लोबल फूड एज वेल। हमने बाजरे की खीर बनाई है। तो बाजरा इज़ अगेन वेरी ट्रेडिशनल इंडियन ग्रेन। नॉर्मली खीर या फिरनी चावल की बनती है, हमने बाजरे की बनाई है। या हमने रागी का हलवा बनाया है, जैसे नॉर्मली हलवा आप सूजी का बनाते हैं या मैदे या आटे का बनाते हैं, हमने रागी का बनाया है। तो देयर वेरियस कॉम्बिनेशन दैट वी वर्कड ऑन एंड द रिजल्ट हैज़ बीन वेरी गुड।
बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये जो ट्रेडिशनल एक तरह से वैल्यू है हमारी, उसको फिर से ग्लोबल दिशा देने की ज़रूर कोशिश की जा रही है और आईटीसी मौर्या का ये जो प्रयास है वो काफ़ी हद तक अपना रंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन आलोक के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक से इतर दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क की कार्यकारी उपाध्यक्ष कैमिला सिल्वेस्ट से मुलाकात की। दोनों के बीच डायबिटीज के उपचार के लिए नई तकनीक के उपयोग पर चर्चा हुई। वहीं दवाओं में अनुसंधान और विकास के विस्तार पर भी चर्चा की गई। अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को सिंगापुर की स्कूट एयरलाइन का एक विमान अपने पूर्व निर्धारित समय से कुछ घंटे पहले ही रवाना हो गया, जिससे 30 से अधिक यात्री एयरपोर्ट पर ही छूट गए। इस विमान ने सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी। एयरपोर्ट पर छूटे यात्रियों का कहना है कि उन्हें फ्लाइट रीशेड्यूल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। मामले पर संज्ञान लेते हुए डीजीसीए ने कहा है कि वो इस मामले को देख रहा है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के मॉडल क्वेश्चन पेपर में आजाद कश्मीर को लेकर एक सवाल पूछे जाने पर विवाद काफी बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रामानुज गांगुली ने कहा है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमने अपना जो एक्सपर्ट टीम थी टीचर का, जिन्होंने ये कंपाइलेशन किया है, ये संकलन जिन्होंने बनाया, उन सब टीचर्स, इनको भी हमने अपने नियम के तहत लिखित चेतावनी भेजे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। बुधवार देर शाम कोलकाता पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। भाजपा अध्यक्ष आज सबसे पहले मायनपुर स्थित इस्कॉन टेम्पल में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद नदिया जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान भाजपा के कई संगठनों के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी अल सल्वाडोर की यात्रा पर हैं। मीनाक्षी लेखी ने अल सल्वाडोर के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मीनाक्षी लेखी ने अल सल्वाडोर के संस्कृति मंत्री मरियम प्लीट्स से भी मुलाकात की। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। कोयला मंत्रालय ने साल 2023-24 के दौरान कोयले के 1 बिलियन टन से अधिक के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोयला सचिव ने सभी कोयला कंपनियों के साथ गहन समीक्षा की। सीआईएल के लिए 780 मिलियन टन, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड के लिए 75 मिलियन टन और कैप्टिव और वाणिज्यिक खानों के लिए 162 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित करने का फैसला किया गया है। सीआईएल में कुल 290 खाने परिचालन में हैं, जिनमें से 97 खाने प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन से अधिक का उत्पादन करती हैं। ऐसे सभी 97 कोयला खानों के लिए भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, रेल संपर्क और सड़क संपर्क पर चर्चा की गई और इनके लिए समय सीमाएं तय की गई। दरअसल कोयला कंपनियों के निरंतर प्रयास से 97 कोयला खदानों में से 56 खदानों के संदर्भ में कोई भी मामला लंबित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच से कहा है कि यूक्रेन रूस का युद्ध दुनिया की परेशानी और चुनौतियों को बढ़ा देगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि विश्व लाचारी का शिकार हो गया है और इसके साथ साथ पर्यावरण में बदलाव की समस्या को विकराल कर दिया है। गुतेरेस ने विश्व के नेताओं और उद्योग जगत की हस्तियों के बीच अपनी ये बातें कहीं। बैठक में यूक्रेन में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। गुतेरेस ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अविश्वास की भावना चरम पर पहुंच रही है, असमानता की खाई चौड़ी हो रही है, जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं महंगी हो रही हैं, ऊर्जा की कमी होती जा रही है, कोविड के दुष्परिणाम बढ़ते जा रहे हैं और आपूर्ति श्रृंखला गड़बड़ा रही है। गुतेरेस ने कहा कि पर्यावरण सुधार के लिए बिना वक्त गवाए कदम उठाने की जरूरत है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कहा है कि वो
अगले महीने न्यूजीलैंड के पीएम का पद छोड़ देंगी। उन्होंने कहा कि 6 साल तक चुनौतियों से भरा पद संभालने के बाद अब अगले 4 साल के लिए उनके पास योगदान देने के लिए कुछ खास नहीं बचा है, इसलिए अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस साल 14 अक्टूबर को यहां आम चुनाव होंगे। अर्डन ने अपनी लेबर पार्टी के नेता पद छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। जेसिंडा अर्डन ने 2017 में पीएम का कार्यभार संभाला था। संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के तौर पर अफगानिस्तान का दौरा किया। अमीना मोहम्मद ने काबुल में कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सतत विकास को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के प्रयास के तहत अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए खाड़ी, एशिया और यूरोप में उच्च स्तरीय परामर्श की एक श्रृंखला शुरू की है, जिससे महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की अपनी मंजूरी देगा। दावोस में WEF में यूक्रेन में रूसी आक्रमण पर केंद्रित एक पैनल चर्चा को संबोधित करते हुए नाटो महासचिव ने कहा कि तुर्की की मंजूरी के बाद स्वीडन का नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, लेकिन तुर्की ने फिनलैंड के आवेदन का विरोध किया था। ब्रिटेन में एक पुलिस अधिकारी द्वारा यौन अपराध स्वीकार करने के बाद ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने पुलिस सेवा में सुधार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि शक्ति के दुरुपयोग को तुरंत रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी द्वारा यह अपराध काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अधिकांश पुलिस अधिकारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के आयोजनों में आम लोगों की भागीदारी इस साल के समारोह का प्रमुख विषय है। इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस से शुरू होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीदी दिवस यानी 30 जनवरी को खत्म होगा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं, जिसमें आम लोगों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। तैयारी के तहत कर्तव्य पथ पर बैठने के लिए 32,000 सीटें इस साल आम जनता के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध रहेंगी। इस साल कर्तव्य पथ पर बैठने की योजना में सीटों की संख्या घटाकर 45,000 कर दी गई है। इनमें से 32,000 सीटें आम जनता के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध रहेंगी। बीटिंग रिट्रीट में 10% सीटें ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगी। जन भागीदारी, participation of the public in these programs is the main theme of this year's program. We have tried to tailor most of the programs in such a fashion, whether it is the availability of the seating, the ticketing system, all these things have been done to ensure that whoever wants to come within the limit, seating capacity limits, shall be able to come without making too much of an effort. सेंट्रल विस्टा और नए संसद भवन के निर्माण के लिए काम करने वाले श्रमयोगी इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा सब्जी और दूध बूथ विक्रेता गणतंत्र दिवस परेड के लिए विशेष आमंत्रित होंगे और गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य मंच के सामने बैठेंगे। Yogis of Central Vista project, those who have contributed in the making of Central Vista along with their families are invited to witness the parade. Maintenance workers of Kartavya Path, also the workers who have contributed in making the new parliament building are being called. Vegetable vendors, milk booth workers, small grocery shopkeepers are also being invited. And they will be placed right in front of the dais along the VN gallery from where they will be witnessing the parade. इस बार के गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में प्रचंड विभिन्न संरचनाओं को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद तिरंगा, ध्वज, रुद्र और बाज अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। परेड के बाद वायुसेना के विमान टंगेल, वज्रंग, गरुड़, नेत्र, भीम, अमृत, त्रिशूल
और विजय संरचनाओं को प्रदर्शित करते नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट में 18 हेलीकॉप्टर, 8 ट्रांसपोर्टर विमान और 23 लड़ाकू विमान समेत कुल 50 विमान हिस्सा ले रहे हैं। इस बार फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और विंटेज एयरक्राफ्ट भी फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के भी एयरक्राफ्ट इस फ्लाई पास्ट में पार्ट करेंगे। टोटल अराउंड 50 टोटल एयरक्राफ्ट रहेंगे, जिसमें से तकरीबन 23 फाइटर रहेंगे, 18 हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रहेंगे और 1 विंटेज एयरक्राफ्ट यानी कि डकोटा रहेगा। सरकार की कोशिश है कि गणतंत्र दिवस समारोह से वीआईपी कल्चर को कम करके आम जनमानस को इसमें हिस्सेदार बनाया जाए, और यही वजह है कि इस बार कुल 45,000 सीट में से 32,000 आम लोगों को इसमें हिस्सेदारी दी गई है। इसके साथ ही सरकार की कोशिश ये भी है कि जो समाज से निचले तबके के लोग हैं वो भी इस समारोह का हिस्सा बन सके। कैमरामैन हरजीत के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और देश में बढ़ती ठंड लोगों को परेशान कर रही है। सर्द हवाओं ने ठंड का पारा बढ़ा दिया है। रात के अंधेरे में जब सारा जहां ठंड से अपने घरों में दुबका हो, ऐसी परिस्थितियों में असहायों की सुध लेने के लिए समाज सेवी घर से बाहर निकल गरीबों का दर्द समझ रहे हैं। गरीबों और असहायों के बीच समाज सेवी कंबल वितरण कर रहे हैं। दिल्ली का फियाम फाउंडेशन सार्वजनिक स्थलों पर घूम घूमकर जरूरतमंद असहायों के बीच गर्म कपड़े और कंबल का वितरण कर रहा है। दिल्ली और उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह तो ठंड ने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। राजधानी दिल्ली में ही रात का जो तापमान है कई जगह पर वो 2 डिग्री और 1 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। इस ठंड के कारण आप भी परेशान तो जरूर होंगे, लेकिन आपके घर में हीटर होगा, आपके सर पर छत होगी, आपके पास गर्म कपड़े होंगे, इसलिए हो सकता है कि आप इस ठंड का अपनी रजाई में बैठ करके आनंद भी ले रहे हों। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही ऐसी बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं जिनके सर पर छत नहीं है, और छत तो छोड़िए, इस सर्द मौसम में भी उनके पास सोने के लिए पर्याप्त बिस्तर नहीं है। रात के अंधेरे में जब सारा जहां ठंड से अपने घरों में दुबका हो, ऐसी परिस्थिति में असहायों की सुध लेने की समाजसेवी घर से बाहर निकलकर गरीबों का दर्द समझ रहे हैं। गरीबों व असहायों के बीच समाजसेवी कंबल वितरण कर रहे हैं। दिल्ली का फियाम फाउंडेशन सार्वजनिक स्थलों पर घूम घूमकर जरूरतमंद असहायों के बीच गर्म कपड़े व कंबल का वितरण कर रहा है। फियाम फाउंडेशन बीते 10-12 सालों से हर साल 15 से 20 हजार कंबल जरूरतमंद असहायों को बांटता आ रहा है। ये बहुत मुश्किल काम है। ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे बांटते हैं, तो मैक्सिमम क्या करते हैं कि जो कुष्ठाश्रम वगैरह है वहाँ पे इशू है उनको देते हैं। प्लस रात में वही 11-12 बाद जो अगर कोई सो रहा है और उनके ऊपर कुछ कवर नहीं है तो कोशिश करते हैं कि उन्हें ढकते चलें, और इसी मुहिम को लेते हुए रात को 11 बजे के बाद निकलना शुरू करते हैं। सुबह 4 बजे तक जितना हो पाता देखते हैं। यही सब चल रहा है पिछले 1 महीने से। हॉस्पिटल्स भी आप इसी तरह से? नहीं, वो तो हर एक जगह कोशिश रहती है कि एक्चुअली मैक्सिमम तो लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और यहाँ पे कपड़े लेके आए नहीं, सर्दी का माहौल है तो उस समय उनको कोशिश रहती है कि छोटा सपोर्ट हो जाए हमारी तरफ से, ताकि सर्दी का मतलब बेसिक वो न लगे उनके ऊपर। इस साल बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली में 15,000 कंबल वितरित किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह लोग इस कड़ाके की ठंड में जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर सोने को मजबूर हैं। कहा जाता है कि जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान ही सहारा होता है। असहायों पर सबकी दया नहीं होती, बल्कि भगवान की जिस पर कृपा होती है वही इस तरह के पुण्य कार्य करते हैं। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले फियाम फाउंडेशन की तरफ से एनडीएमसी उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को कंबल वितरित किया। ऐसी पहल समाज के लिए काफी जरूरी है, जिससे गरीबों को कुछ हद तक राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबर खेल जगत से है। ओडिशा में चल रहे FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में वेल्स के साथ भिड़ेगी। ये मुकाबला भुवनेश्वर में शाम 7 बजे शुरू होगा।
भारत की बात करें तो टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेले हैं, जिसमें एक में उसे जीत हासिल हुई है, वहीं दूसरा मैच ड्रॉ रहा है। भारत ग्रुप डी में कुल 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि वेल्स को इस टूर्नामेंट में अब तक कोई जीत नसीब नहीं हुई है। वहीं आज दिन के दूसरे मुकाबले मलेशिया और न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, चिली और पूल में शीर्ष पर काबिज इंग्लैंड और स्पेन के बीच खेला जाएगा। भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 12 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी की। रोहित 38 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हुए। वहीं शुभमन गिल के दोहरे शतक की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बनाए। भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भी इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। न्यूजीलैंड की टीम ने आखिरी ओवर तक खेलते हुए अपने सभी विकेट गंवाकर 337 रन ही बना पाई और मैच गंवा दिया। न्यूजीलैंड की ओर से ब्रेसवेल ने 78 गेंद पर 140 रन बनाए। वहीं भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट अपने नाम किए। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने बुधवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उनके साथ करीब 20 रेसलर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने में शामिल हुए। वहीं इस पूरे मामले पर खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। ऐसा नहीं करने पर कुश्ती संघ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान दिव्या काकरान बृजभूषण शरण के समर्थन में उतर गई हैं। उन्होंने कहा कि पहलवानी अपने 1 दशक से भी अधिक अनुभव में उन्होंने कभी इस प्रकार का अनुभव नहीं किया। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी सफाई में कहा है कि विरोध करने वाले पहलवानों पर धरने पर बैठने के लिए दबाव डाला गया है। उन्होंने कहा कि पहलवान विनेश फोगाट ने कुछ दिन पहले कोच बदलने की मांग की थी, लेकिन किसी खिलाड़ी के हिसाब से कोच नहीं बदला जा सकता है। इंडिया ऑटो एक्सपो में कई चौंकाने वाले वाहन देखने को मिले। इनमें से एक है मुंबई के लाइगर स्टार्टअप द्वारा बनाई गई सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटी एक्स और एक्स प्लस। लाइगर कंपनी का दावा है कि ये अपनी तरह का भारत का पहला 2 पहिया वाहन है जो बगैर स्टैंड के खड़ा हो सकता है। हमारी सहयोगी नवाजिश चौधरी ने स्कूटी का जायजा लिया और कंपनी के सह संस्थापक निदेशक आशुतोष से खास बातचीत की। इंडिया एक्सपो 2023 में बहुत सारी ऐसी नायाब और अनोखी चीज़ें देखने को हमको मिली हैं जो जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी नहीं है। ऐसी एक कंपनी है मुंबई बेस्ड, बल्कि वो स्टार्टअप है जिसने लाइगर जिसने एक स्कूटी बनाई है। उसके 2 वेरिएंट उन्होंने शोकेस यहाँ किए हैं, एक्स और एक्स प्लस। हमारे साथ उसके को फाउंडर डायरेक्टर आशुतोष जी हैं। उस स्कूटी के बारे में आशुतोष जी से जानते हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटी है, ऑटो बैलेंसिंग स्कूटी है, तो आपने कैसे ख्याल आया दिमाग में आपके कि आप इसको बनाएं? 2 व्हीलर हम बनाना चाहते थे और 2 व्हीलर में कुछ ऐसा देना चाहते थे जो कि जो एंड यूज़र्स के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। और यूजुअली 2 व्हीलर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं करती, बहुत स्लो रहती, और कार्स में जैसा आप जानते हैं काफ़ी इनोवेशन होता है। तो वो हमारा थॉट प्रोसेस था और वहाँ से फिर जब हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं तो बैलेंसिंग एक ऐसा चीज़ था जो 2 व्हीलर्स में हमेशा लो स्पीड पे बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आता है। कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जिनको दिक्कत होती है, जैसे कि छोटी हाइट है जिनकी, या ओल्ड एज में जो लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन जो एक्सपीरियंस राइडर भी हैं, अगर स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में हैं अगर वो, तो उनको भी बार बार पैर नीचे रखना होता है, या ट्रैफिक सिग्नल है या ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उस कंफर्ट के लिए, राइडर के कंफर्ट के लिए लाइगर जो हमारा नाम है वो भी इस थॉट प्रोसेस से ही कि लाइगर जो है लायन और टाइगर का जो हाइब्रिड है। सो 2 व्हीलर में कार का जो थोड़ा सा कंफर्ट है वो लेके आने की कोशिश कर रहे थे। आपने इसको रोड पे ट्राई किया है, सिग्नल पे खड़े होके आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया है? लगभग 10,000 घंटे से ज़्यादा ट्राई किया है, टेस्ट किया है, और अगले फेज़ में बिफोर ये लॉन्च होगा तो और ज़्यादा इसका टेस्टिंग होगा। अभी एक बार में चार्ज करने के बाद कितनी देर तक चल सकती है? सो इसके 2 वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट जो है लाइगर एक्स, उसका रेंज 60,000 है, 60 किलोमीटर्स पर चार्ज, तो उसको आपको चार्ज करने के लिए 2.5 घंटा लगेगा। और जो दूसरा वेरिएंट है विच इज़ लाइगर एक्स प्लस, उसमें 100 किलोमीटर का रेंज है और उसको चार्ज करने के लिए आपको 4 साढ़े 4 घंटे लगेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ अभी
ये स्कूटी ऑटो बैलेंसिंग है, कुछ भी इसमें स्टैंड लगा हुआ नहीं है इसका, हालांकि स्टैंड इन्होंने स्टैंड बाय के लिए दिया है, बट लेकिन ये ऐसी मूव कर रही है, आगे पीछे जा रही है। और इस पर आशुतोष जी बैठे हुए हैं और उन्होंने पैर भी अपने ऊपर रखे हुए हैं, तो ये कमाल का इनोवेशन है। और आशुतोष जी से आज के यूथ को, नौजवानों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ऐसे स्टार्टअप देश में दूसरे भी शुरू किए जाएं, जिससे हमारा देश और ग्रो करे और तरक्की करे। कैमरामैन राजेश के साथ नवादिश चौधरी, डीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। तो चाहे वो बात 2 व्हीलर की हो या फिर 4 व्हीलर की हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, वो अब नए नए लोग इस फील्ड में लगातार स्टार्टअप्स आते जा रहे हैं। इसी का आपने ये नमूना देखा। बढ़ेंगे आगे। नई पीढ़ी तकनीक का इस्तेमाल खूब कर रही है। कम उम्र में ही आज के युवा तकनीक के प्रयोग से ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि कोई भी देखकर दंग रह जाए। ऐसा ही कारनामा अंजाम दिया है केरल के कन्नूर जिले के रहने वाले एक छात्र मोहम्मद शियाद ने। शियाद ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कि हूबहू किसी महिला के जैसा दिखता है। ये रोबोट खाना परोसने और अखबार लाकर देने जैसे घरेलू काम बड़े ही अच्छे अंदाज में कर सकता है। जब से पथूटी घर में आई है, बड़ी आसानी हो गई है। अब मेहमानों या फिर परिवार के लोगों को खाना परोसने, अखबार लाकर देने जैसे काम पथूटी के जिम्मे है। पथूटी है तो रोबोट, लेकिन लगती बिल्कुल घर की बहू जैसी है। केरल के कन्नूर के रहने वाले 17 साल के मोहम्मद शियाद ने इसे बनाया है और नाम दिया है पथूटी। 12वीं में पढ़ने वाले शियाद ने स्कूल में मिले एक प्रोजेक्ट के तहत इस रोबोट को बनाया है। प्लास्टिक, एल्यूमिनियम शीट, फीमेल डमी, सर्विंग प्लेट जैसी चीजों से तैयार पथूटी में एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, जिसके जरिए इसे कंट्रोल किया जाता है। रोबोट के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए एक ऐप भी शियाद ने तैयार किया है। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह से ये रोबोट काम कर सकता है। इस रोबोट को बनाने में सिर्फ 10,000 रुपए खर्च हुए हैं। हमने इसे ऑटोमेटिक मोड में सेट किया है। यह बिना किसी की मदद से किचन से डाइनिंग रूम तक चल सकता है। हम इसे मोबाइल के जरिए आदेश देते हैं। साथ ही ये रोबोट आसानी से 5 से 6 किलो वजन उठा सकता है। पथूटी के घर में आ जाने से माँ जरीना को एक आज्ञाकारी बहू तो मिल ही गई है, पिता भी बहुत खुश है। थोड़े से दिन में ही पथूटी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी है। लोग इसे देखने के लिए इनके घर तक पहुँच रहे हैं। शियाद के इस प्रोजेक्ट में अर्जुन ने भी काफी मदद की है, जो इनके क्लास में ही पढ़ते हैं। पथूटी देश की युवा पीढ़ी के टैलेंट और बेहतर भविष्य की एक प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।